नमस्कार दोस्तों। पूरी की लिस्टें बांट रहा था। एक पुरानी कहावत है, मोदी के संदर्भ में लोग जिक्र करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है कि रेस में जो मुख्यमंत्री के दावेदार हो, जिनका जिक्र अखबारों की सुर्खियों में, सोशल मीडिया पर, मान लिया जाए कि इन 5 में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, वो रेस से बाहर हो जाए। मोदी है तो मुमकिन है कि जो रेस से बाहर हो, जिसका कहीं जिक्र नहीं हो, जो किसी फोटो में, तस्वीरों में तीसरी चौथी कतार में बैठा हो, वो रेस में आ जाए और मुख्यमंत्री बन जाए। और मोदी है तो मुमकिन है कि सारे दावेदार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लामबंदी पेशबंदी करते रह जाए। यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में हुआ और यही आज राजस्थान में हुआ, जब तमाम कयास हवा में रह गए, तमाम अनुमान ध्वस्त हो गए और एक ऐसा चेहरा सामने आया जो पहली बार बीजेपी के टिकट पर पहली बार विधायक बना है, जिनका नाम है भजन लाल शर्मा। पहली बार जयपुर जिले की सांगानेर सीट से विधायक बने और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वसुंधरा राजे का जिक्र जो लगातार किया जाता रहा, लेकिन ये साथ में कि उन्हें मोदी नहीं चाहते, नहीं बनेंगे, लेकिन और कई नाम, कम से कम 7-8 नाम, दिया कुमारी से लेकर किरोड़ीलाल मीणा तक, कोई सांसद का नाम, सब कुछ किनारे रहा। और भजन लाल शर्मा क्यों, इसकी वजह क्या है? भजन लाल शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि संगठन में काम करते रहे, भरतपुर के रहने वाले हैं और अमित शाह से उनकी काफी देखिए, मुख्यमंत्री ब्राह्मण चेहरा, 2 डिप्टी सीएम, एक राजपूत चेहरा और एक दलित चेहरा, और ये सब प्रधानमंत्री मोदी ने जिस ढंग से चुना, इसको लेकर बहुत कहानियां अब तैरने लगी है। कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े या प्रहलाद जोशी, सरोज पांडे सब ऑब्जर्वर के तौर पर तो गए, लेकिन इन्हें भी आखिरी वक्त में बताया गया, पर्ची आई, कॉल आया, पर्ची बनी, पर्ची वसुंधरा राजे सिंधिया को दिया गया और उन्हीं से प्रस्तावित किया गया जो खुद मुख्यमंत्री की दावेदार थी, जिनके घर पर विधायकों का जमावड़ा लग रहा था। और खबर ये भी आ रही है, पता नहीं सूत्रों के हवाले से सही है गलत, कुछ वेबसाइट पर देख रहा हूं कि वसुंधरा ने आखिर में सरेंडर करने से पहले यह भी कहा कि हमें 1 साल के लिए कम से कम सीएम बना दीजिए, उसके बाद हट जाएंगे, ताकि एक तरह से कहें तो सम्मानजनक ढंग से उनकी बात सुन ली जाए। लेकिन उनका वो प्रस्ताव, ऑफर स्वीकार नहीं किया केंद्रीय हाईकमान ने, मोदी जी ने या अमित शाह ने या जो भी माने। तो अब क्या मतलब है, इसका समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर 2 खास मेहमान हैं। अरविंद चोटिया साहब हैं, दैनिक भास्कर के एडिटर रहे, अविनाश कल्ला राजनीतिक विश्लेषक है और हमारे साथ राजस्थान यात्रा के दौरान हमारे YouTube चैनल पर कई बार उनका विश्लेषण आप सुनते रहे। तो सबसे पहले अरविंद चोटिया साहब, आप लगातार ट्विटर पर लिखते रहते हैं, सूत्र फेल हो गए, सूत्र ने दम तोड़ दिया, सूत्र बेदम हो गए। तो ये जितने मैं नाम देख रहा था सुबह से भी सूत्रों के हवाले से, उनमें किसी सूत्र ने ये नाम तो बताया नहीं ट्विटर पर, ये नया नाम आ गया, सांगानेर से पहली बार विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री। असल में सर, इस बार सूत्रों की जो धुलाई हुई है, वैसी धुलाई इतिहास में शायद कभी नहीं हुई होगी, राजनीतिक इतिहास में तो कभी नहीं हुई होगी। हर जगह सूत्र तलाशते रहे कि कोई एक नाम वो बता दे जो बन सकता है या बनने के करीब भी हो, लेकिन इस चक्कर में इतने नाम सामने आ गए कि सूत्र बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि वास्तव में कोई बनेगा भी या कोई एआई से कोई मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आज दोपहर में आज तक पर हम लोग लाइव थे, वहां पर एक मित्र हैं, उन्होंने भजन लाल शर्मा का नाम सबसे पहले लिया और मैंने उनको टोका भी नहीं, ये पहली बार के एमएलए हैं। हालांकि कोई रोक टोक नहीं है पहली बार के एमएलए को बनाने में, लेकिन संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। ये भजन लाल शर्मा जो है संगठन के आदमी हैं, लगातार 3 प्रदेश अध्यक्षों के साथ में इन्होंने महामंत्री के रूप में काम किया और निहायत जो संगठन के लोग नहीं होते उसी तरह के लोग हैं, तो शायद संभावना इनकी कम बनती है। लेकिन उन्होंने 2 बार, 3 बार और 5-6 बार इनका नाम लिया कि इनका नाम ज्यादा तेजी से आया है। तब मैंने कहा अपने सूत्रों से भी एक बार तेजी चलाते हैं, और जब इन्होंने घोषणा की तो जो वही आप जो कहते हैं चौंकने वाला, चौंकाने वाला, तो वैसी घोषणा थी ये। लेकिन फाइनली ये यकीन करने लायक है कि एक कार्यकर्ता जैसा साधारण आदमी और संगठन में लगातार काम किए हुए, पहली बार टिकट लेने पर भी मुझे प्रतिक्रिया भरतपुर में ये मिली थी कि उनको वहां जयपुर से टिकट दिया गया है, उनको वहां क्यों लड़ना चाहिए, यहाँ कुछ थोड़ी और अशोक लाहौटी जो सिटिंग थे उनका काट कर दिया गया और इनका काफी विरोध भी हुआ था सांगानेर में भजन लाल शर्मा का। हालांकि जीते वो ठीक ठाक वोट से, लगभग 50,000 वोट से, बहुत बड़े अंतर से जीते हैं, क्योंकि वो सीट उसी तरह की है। आप देखिए
वहां से घनश्याम तिवारी सांगानेर से भी पहले 30,000 से ऊपर वोटों से जीते थे। उसके बाद में पिछली बार अशोक लाहौटी भी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे जब कांग्रेस की सरकार आई। बीजेपी का गढ़ और था, ये तो विरोध ये चोटिया साहब, इसका मतलब ये भी हो गया ना कि एक सेफ सीट इन्हें दिया गया जो बीजेपी का गढ़ हो, जहां बीजेपी के जीतने की प्रबल संभावना हो, वो सीट दी गई सांगानेर से। जो मैं खबरें देख रहा हूं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि अमित शाह से इनका करीबी रिश्ता था, अमित शाह की सभाओं में संचालन करते थे। लेकिन अब जब से नाम आया, ये मैं कह रहा हूं कि मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, अचानक एक ऐसा नाम आता है कि लोग गूगल सर्च करने लगते हैं, अरे भजनलाल कौन है, तो पता चलता है पहली बार विधायक, फिर ये कौन, तो पता चलता है संगठन में काम किया, फिर ये कौन, तो पता चलता है संघ से जुड़े, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, गूगल पर भी ज्यादा जानकारी नहीं है। तो जिनके बारे में बहुत कम जानकारी हो वो अचानक मुख्यमंत्री बने। और ये प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो चौंकाते हैं, ऐसे फैसले, ऐसे नाम आते रहते हैं जिनका जिक्र होता है वो रेस से बाहर होते हैं। और ये आज भी बार बार बात हो रही है, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर को बनाने की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ में चयन की बात हो, चाहे कल मध्य प्रदेश की बात हो। ये प्रधानमंत्री का अपना तरीका है, स्टाइल है। अविनाश कल्ला जी, गूगल सर्च करके या पहले से जानते थे आप इनके बारे में, या अभी जाने आप आधे घंटे में? नहीं सर, ये नहीं कहूंगा कि इनके बारे में जानता नहीं था, पर उतना नहीं जितना सब जानते हैं। और ये जो आपने गूगल सर्च का, मैंने जब ये घोषणा हुई तो मेरा ये पहला ट्वीट था कि अब गूगल सर्च पे ये देखा जा रहा होगा कि भजनलाल शर्मा कौन है। पर सर देखिए, इससे इन्होंने एक बात और एक में, हम चुनाव में पहले भी बात कर रहे थे, तो हम बात लगातार करते आ रहे थे कि डिसीजन लेते हैं। इन तीनों फैसलों के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उन्होंने ये प्रूव कर लिया है कि बीजेपी डिसीजन लेने में पीछे नहीं जाती। जहां कांग्रेस में हार की जिम्मेवारी तय नहीं हो पा रही, वहां उन्होंने ले लिए। एक एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट कर जाते हैं सर, कि एक आदमी जो बिल्कुल नॉन डिस्क्रिप्ट था, आज दोपहर का आलम देखिए, राजनाथ सिंह के आने से पहले वो जो चिट्ठी थी कि इतने बजे रजिस्ट्रेशन होगा, इतने बजे होगा, भजनलाल शर्मा के हाथ से साइन की हुई थी। और वो बाहर आके रिपोर्टर को प्रक्रिया बता रहे थे, भाई ऐसी प्रक्रिया होगी, 1 से 3 बजे पंजीकरण कराइए, फिर चाय, फिर फोटो, और फिर उसके, उस आदमी को भी अंदाजा नहीं था कि मैं यहां तक पहुंचूंगा। पर फिलहाल की अगर राजनीति की बात करें, तो जब उन्हें दावेदारी मिली तो कहा गया ये चंद्रशेखर जो कि संगठन महामंत्री है, उसे टिकट दिया गया। आपने कहा जिस जगह इनको टिकट दी गई, लाहौटी वसुंधरा राजे के काफी करीबी थे, उनको हटा के इनको रिप्लेस किया गया। तो सिग्नल थे बहुत ही साधारण से आते। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ सिग्नल थे। नो, सिग्नल ऐसे कोई नहीं थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे। वो सारे सिग्नल मैं रिसीव कर रहा था दिल्ली से, मालिक बोल ले तो चल रहे। हाँ सर, मैं बोलिए क्या कह रहा हूँ, सिग्नल हम हाइंड निकटता के सिग्नल थे। जब ये नाम पहली बार कान में गिरा ना, ये नाम अभी मैं तो आज टीवी भी नहीं देख रहा था, मैं कोई और काम में व्यस्त था, और एक मित्र से फोन पे बात हो रही थी और उसने बोला भजनलाल शर्मा। उसका दूसरा रिएक्शन था, 1 मिनट वापस से सुन लेने दीजिए, क्या ये भजनलाल शर्मा ही बोला इन्होंने? तो इस तरह का है, पर एस्पिरेशन क्रिएट किया। और आप ये देखिए, इनको सेफ सीट, आपने कहा विद्याधर नगर सेफ सीट, और जो बैरवा जी हैं, एक और बात हुई इस सारे घटनाक्रम में कि मुख्यमंत्री और जो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो सारे जयपुर जिले की सीटों से जीत के आ रहे हैं। सबका सब पावर कंसंट्रेशन जयपुर में हो गया। विद्याधर नगर, दूदू बिल्कुल जयपुर की लगती है। तो ये भी एक नया प्रयोग किया है, देव कास्ट बैलेंस किया, राजपूत, एक अनुसूचित जाति, दलित और ब्राह्मण, तो कास्ट कॉम्बिनेशन भी किया है, सबको चौंकाया है। अशोक वानखेड़े हमारे साथ जुड़े और अजीत द्विवेदी, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक। अशोक, पहले आपसे 2 बातें, बल्कि मैं कहूंगा कि इसका आप कहिए कि इसका विश्लेषण आपके हिसाब से टेक अवे क्या है। तीसरा मुख्यमंत्री, ऐसे जिसको डार्क हॉर्स कहते हैं, पता नहीं डार्क हॉर्स भी कहेंगे कि नहीं, वो अचानक पहली बार के विधायक को सामने लाना और सीधे ताजपोशी के लिए उनका नाम का चयन, और बड़े बड़े दिग्गज सब किनारे हो गए। 2 तरह से है, एक तो ओल्ड गार्ड को किनारे किया और दूसरी तरह अनएक्सपेक्टेड नाम आया। आवाज, यही रिएक्शन हो सकती है। मोदी है तो मुमकिन है, वो फर्स्ट टाइमर को भी दे सकते हैं, वो डार्क हॉर्स को भी, यादव को, मोहन यादव को आगे कर सकते हैं। यदि
अमित शाह जी ने किसी आदिवासी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बोल दिया कि आप इनको चुनाव जिताओ, हम बड़ा बाबू बनाएंगे, बड़ा आदमी तो बना वो देंगे। एक रैली पे बड़ा आदमी बना देंगे, तो वो बड़ा आदमी बनाने का वो प्रॉमिस भी पूरा कर सकते हैं। बार बार नरेंद्र मोदी जी कई भाषणों में कहते थे कि हिंदू पूरे धर्म को, हिंदुओं को जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यदि आपने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देखे तो पूर्ण रूप से ये जो जातिगत जनगणना का जो बार बार उच्चारण हो रहा है, इसका काट निकालने का प्रयास किया गया है। उनके पास अब आदिवासी भी है, उनके पास ओबीसी भी है, उनके पास ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, उनके पास दलित उप मुख्यमंत्री भी है, अब सारी इसको ठाकुर भी है, राजपूत भी है। इन सारों चीजों का उन्होंने मुझे लगता है ध्यान रखा, ताकि वो कह नहीं सकते कि मेरे यहाँ कोई काम, मतलब कोई भी जाति को हम एड्रेस नहीं कर रहे। दूसरी बात, ये जो मैं बार बार कह रहा था कि जो गुजरात गवर्नेंस मॉडल है कि सरकार गुजरात की होगी लेकिन गवर्न दिल्ली से होगी, वही मॉडल आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा, अब वही मॉडल आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मिलेगा। क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइमर है वो पूरी तरह से, क्योंकि यदि विधायक दल में पूछा जाता तो मुझे लगता है 4-5 विधायक छोड़ के कोई नाम भी नहीं लेता इनका। बाकी सभी विधायक इनको जानते थे क्योंकि संगठन में काम कर रहे थे, स्टेज पे हमेशा कोऑर्डिनेटर यही रहा करते थे, तो सबको बताया कि भाई शर्मा जी है, लेकिन शर्मा जी मुख्यमंत्री है, ये अभी भी किसी कईयों के गले उतर नहीं रही होगी। लेकिन फिर मैंने वही कहा, ये शॉक ट्रीटमेंट है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्या आने वाले भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाने का प्रयास हो रहा है अमित शाह के लिए। ये अभी कुछ विश्लेषकों का ये भी कहना था, यदि आप सीरीज में लोग देखेंगे तो ये सही ना कहीं अमित शाह के नजदीकी लोग भी हैं। तो 2024 के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और यदि उन्होंने रिटायरमेंट लेना चाहा 2029 के पहले, वैसे में अमित शाह का मार्ग साफ करने के लिए तो अभी सारे अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे, क्योंकि अभी कोई बचा नहीं है। अब मुझे लगता है कि जो एरा है अटल जी का, उसमें अब वसुंधरा जी भी वीआरएस पे है, शिवराज भी वीआरएस पे है, येदियुरप्पा भी वीआरएस पे है, रमन सिंह भी वीआरएस पे है। अब रहे गडकरी जी, उनको भी टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। राजनाथ जी को भी मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया तो राजनाथ जी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब योगी जी है, योगी जी 2024 तक रुकते हैं, या आज जिस हिसाब से उप मुख्यमंत्री मौर्य साहब प्राइम मिनिस्टर को मिलके गए, बुके देके गए, बड़ा फोटो हंसता हुआ उनका रिलीज हुआ है मार्केट में, क्या मतलब उत्तर प्रदेश में भी कोई बड़ा बदलाव होगा? कई चीजें हैं, क्योंकि यदि बदलाव होगा तो हमें पता भी नहीं पड़ेगा, सुबह उठेंगे तो पता पड़ेगा कि बदलाव हो गया। चलिए अशोक, उस पर भी आते हैं, अभी थोड़ा आगे चल की रही है। बात। हाँ। तो मुझे लगता है कि इसको लेकिन एक अजीत जी, मुझे एक बात और कहनी है कि क्या सारे क्षेत्र जिनको आपने वीआरएस दे दिया वो वीआरएस लेंगे क्या? ऐसा ही वीआरएस येदियुरप्पा को दिया गया था। येदियुरप्पा का वीआरएस देना, दिलवाना येदियुरप्पा को, बाद में आपको येदियुरप्पा के सामने घुटने टेक के उनको फोर फ्रंट पे लाना पड़ा, लेकिन जो बूंद से गई वो हौद से वापस नहीं आई। अल्टीमेटली कर्नाटक हार गए। मामा की सुबह से तेवर बड़े अजीब से दिख रहे हैं। मामा ने सुबह बहुत सारी महिलाएं लाभार्थी आई, फूट फूट के रो रही थी, उसके वीडियो रिलीज हुए और मामा ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, यही रहेगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, एक टेलीविजन के, कि मैं दिल्ली के आगे कुछ मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा और मैं मध्य प्रदेश छोड़ूंगा नहीं, मध्य प्रदेश में रहूंगा। क्या अब मामा लाभार्थी महिलाओं को मिलने के लिए पूरे मध्य प्रदेश का टूर करेंगे और एक सिंपैथी गेन करने का प्रयास करेंगे कि देखो आपके भाई को क्या किया? क्या वसुंधरा और उसके 50 ज्यादा जो लोग कह रहे थे कि 50 के आसपास उसके समर्थक है, क्या वो समर्थक लोकसभा तक ऐसे ही बने रहेंगे या लोकसभा में वसुंधरा क्या है ये दिखाने का प्रयास करेगी? एक आने वाले समय में इतना शांत भी नहीं रहेगा मुझे लगता है माहौल, क्योंकि ये रमन सिंह जैसी स्थिति नहीं है। उस पर हम आते हैं एक राउंड उस पर हम एक राउंड फिर आते हैं। जरा अजीत द्विवेदी को कहीं जाना भी है तो एक बार उनसे राय ले लेते हैं। अजीत जी देखिए, हम भी अजीत हैं, आप भी अजीत हैं, अपने नाम के साथ अजीत जी करना मुझे भी थोड़ा लग रहा है, लेकिन अजीत जी तो कहना ही पड़ेगा। बहरहाल जिस ढंग से पिछले 4 दिनों 5 दिनों में जो चयन हुआ मुख्यमंत्रियों का, छत्तीसगढ़, कल एमपी और आज राजस्थान, और पहली बार के विधायक अपने आप में
अगर देखें तो एक तो सबकी उम्र 55-60 के बीच है, इनकी एज 55 बताई जा रही है, कल जो थे उनकी 58 है, तो 55-60 के बीच उम्र। और लेकिन फिर भी मोहन यादव कम से कम 3 बार के, तीसरी बार के विधायक है, तो पहली बार के विधायक है। ये कह के क्या संदेश और क्या संकेत दे रहे हैं? एक जिसकी आशंका अशोक बता रहे हैं कि सारे ओल्ड गार्ड को, सारी चुनौतियों को किनारे करो। एक सिग्निफिकेंट जरूर है कि वो विष्णु साय जो बने हैं, उनके लिए उनकी सभा में, उनके इलाके में मंच पर अमित शाह का कहना कि आप इनको जिताकर भेज दो, हम बड़ा आदमी बना देंगे। और एक फिर इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। क्या संदेश है इससे? अजीत द्विवेदी, आवाज नहीं आ रही है? आ रही जी। हाँ, ये चौंकाने वाला फैसला है, चौंकाने वाली बात है। हर समय चौंकाते हैं अपने हर फैसले से प्रधानमंत्री, लेकिन इसके 2-3 एस्पेक्ट है जिस पर विचार करना चाहिए है। जैसे पहली बार का मुख्यमंत्री उन्होंने हरियाणा में भी बना दिया था मनोहर लाल खट्टर को, वो भी पहली बार चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। और अब वो 10 साल पूरे करेंगे, 9 साल तो पूरे हो गए उनके, और वो दूसरा चुनाव भी वहां जीता, बैक टू बैक बीजेपी जीती ही वहां। तो जिस समय जब सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने हिसाब से हो रही हैं, तो वो इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिए, बीजेपी पहले भी इस तरह के प्रयोग करती थी, लेकिन उसका प्रयोग चलता नहीं था या विफल हो जाता था, उसका राजनीतिक फायदा नहीं मिलता था। नहीं तो किसी ने सोचा था क्या कि उमा भारती हटेंगी तो बाबूलाल गौर बनेंगे, तो उस समय भी कहीं से एक बाबूलाल गौर खोज करके ले आके बिठा दिया गया था। इसी तरह से किसी ने सोचा था कि उत्तर प्रदेश में कोई राम प्रकाश गुप्त भी कभी मुख्यमंत्री हो जाएंगे, लेकिन उनको भी ले आकर के बिठा दिया गया था। तो इस तरह के प्रयोग पहले नहीं चलते थे। अब ये नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वो हो रहा है और उसका पॉलिटिकल रिजल्ट आ रहा है। एक बात तो ये है। और जिस दिन रिजल्ट आए थे 3 दिसंबर को अजीत जी, उस दिन भी इस बात की चर्चा हुई थी। और ये एक फैक्ट है कि इन तमाम जो छत्रप तीनों बदले गए हैं, इन तीनों छत्रपों को के नाम पर चुनाव लड़के बीजेपी 2018 में हार गई थी। 15-15 साल इन तीनों के हाथ में कमान थी। शिवराज 15 साल से मुख्यमंत्री थे, रमन सिंह 15 साल से मुख्यमंत्री थे, और वसुंधरा राजे 10 साल मुख्यमंत्री रह चुकी थी, और चुनाव उनके चेहरे पर हुआ था। तो इन तीनों के चेहरे पर चुनाव लड़के पार्टी हार गई थी, हार के सत्ता से बाहर हो गई। इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी अपने चेहरे पर लड़ा था, तो उसी दिन, और जीते थे, तो उसी दिन उनको यह मैंडेट मिल गया था कि वो जिसको चाहे उसको बिठाएं वहां, अपने जिस मोहरे को चाहे उसको बिठा दे वहां। तो वो काम उन्होंने किया है कि मैंडेट मेरे नाम पर मिला है तो हम बिठा रहे हैं। तीसरी बात यह है जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो ये एक ठीक बात अशोक जी ने कही कि वो रास्ता साफ किया जा रहा है, निष्कंटक बनाया जा रहा है। और एक जो गलती 2017 में उत्तर प्रदेश में हो गई थी, फिर वो गलती ना हो, इसका बहुत खास ख्याल रखा गया है। और ये अभी तुरंत की बात नहीं है, 24 में या 27 में, सिर्फ 27 की बात नहीं हो सकता है प्रधानमंत्री 27 में नहीं छोड़े, वो 37 में छोड़े, लेकिन उसके पहले लीडरशिप ऐसी कर दी जाएगी कि कोई चुनौती नहीं रहे। चुनौती जो है ना, चुनौती अभी प्रधानमंत्री को कोई चुनौती नहीं है, नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है, कोई कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी, चुनौती नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अमित शाह के सामने चुनौती हो सकता है, शिवराज सिंह चौहान भी चुनौती हो सकते थे, और या कोई ऐसा चेहरा अगर आप लेकर आते, जैसे देवेंद्र फडणवीस वहां चुनौती हो रहे थे, महाराष्ट्र में तो उप मुख्यमंत्री बना दिए गए, तो कोई उनके लिए चुनौती हो सकता था। इसलिए नेता चुनते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि कोई ऐसा आदमी ना आए जो 5 साल या 10 साल के बाद भी इतना मजबूत हो जाए, जो चुनौती देने की स्थिति में हो, जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करने की स्थिति में हो। तो ऐसे नेता उस समय से तैयार किए जाते हैं। अभी आपने, अब जो चर्चा हम सुन रहे थे कि सांगानेर से इनको टिकट देने के लिए एक बड़े नेता की टिकट काटी गई, या विष्णुदेव अशोक लाहौटी सीटिंग थे, काटा गया, और वहां काफी विरोध प्रदर्शन हुआ, पार्टी जो दफ्तर है वो तोड़फोड़ हुआ सांगानेर में। बिल्कुल। तो उस तरह के प्रयोग आपको ध्यान होगा 2015 में जब बिहार में बीजेपी लड़ रही थी, तो संघ के लिए काम करने वाले एक राजेंद्र सिंह को चुन कर ले आया गया। तो वो संघ के संगठन मंत्री थे उत्तर प्रदेश, झारखंड में, वहां से उनको छुड़ा करके और दिनारा सीट बिहार की लड़ाई गई थी। और उस समय ये हुआ था कि ये संघ के व्यक्ति, अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसी तरह से एक गणेश जी थे, उनका नाम टाइटल ध्यान नहीं आ रहा, उनको झारखंड में लड़ाया गया था कि जीतेगी बीजेपी तो इनको सीएम बनाया जाएगा। तो इस तरह के प्रयोग ये संघ की पृष्ठभूमि के लोगों को लेके आए, संगठन के लोगों को लेके आए, क्योंकि फिर उनके साथ आसान होता है उनको रिप्लेस करना। शुरू से जिन लोगों की बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रही होती है, या जिनका बहुत बड़ा जनाधार नहीं होता है, अपने खास क्षेत्र में रोक दिए जाने के अलावा उनकी कोई योग्यता नहीं होती है, पार्टी आला कमान की ओर से रोक दिए जाने के अलावा,
ऐसे लोगों को ले आया जाता है प्रयोग के तौर पर, ताकि जब चाहे तब उनको वहां से उखाड़ दें और फिर किसी दूसरी जगह भेज दें, या नहीं भी भेजे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2-3 चीजें जो पहली प्रतिक्रिया में ये समझ में आ रही है बीजेपी के उसमें, कि इस तरह के प्रयोग करने के पहले हुए हैं, चले नहीं, करने की कोशिश की गई, नहीं सफल हुए, इस बार करने का है, सफल हुआ तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अब नरेंद्र मोदी के नाम पर सारे चुनाव लड़े जा रहे हैं, मैंडेट उनके नाम पर मिल रहा है, फिर उनको किसी दूसरे छत्रप की जरूरत नहीं है। और चौथा ये कि एक निष्कंटक हो जाए राह आगे 5 साल 10 साल के लिए, अमित शाह के सामने कोई चुनौती न रहे, कोई ऐसा नेता ना आए जो उनको आगे किसी भी समय चुनौती दे सके। हाँ, क्योंकि योगी के मामले में पहले से झेल रहे हैं कि योगी ने खूंटा गाड़ रखा है और बार बार दिल्ली दरबार से टकराव, योगी एक पोस्टर बॉय भी बन रहे हैं, मोदी के बरक से योगी बड़ा चेहरा बन गए, चाहे पॉपुलैरिटी में हो चाहे हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर हो। तो एक यूपी में वो देख रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है सब जगह ऐसे चेहरे चाहते हैं जो कोई चैलेंजर ना हो, जिसको जो अशोक जी ने कहा वही आपने कहा। एक बार जरा एक राउंड बाकी बात करता हूं, उसके बाद आता हूं अरविंद जी आपके पास और अविनाश जी। अनिल शर्मा जी, वसुंधरा 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 वसुंधरा, ये लगातार सारे राजनीतिक विमर्श के केंद्र में पिछले 4-5 महीने से और उसके पहले से भी और चुनाव के बाद भी। लेकिन साथ में यह कि वसुंधरा को मोदी जी नहीं पसंद करते, इसलिए वसुंधरा नहीं बनेगी। लेकिन वसुंधरा राजे ने भी आखिरी दम लगाए रखा, कुछ विधायक उनके घर जाते देखे गए, विधायकों की बैठक हुई, रोकने की भी कोशिश हुई। आज ही मैं देख रहा था प्रहलाद गुंजल जो उनके बहुत करीबी है, उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है कि हाँ वसुंधरा जी को क्यों नहीं बनना चाहिए, कोई भी बन सकता है जो अनुभव हो, वसुंधरा जी के पास अनुभव। उन सब के बाद वसुंधरा के हाथ में ही पर्ची थमाया गया। बड़ा स्टाइल है ये मोदी जी की कि दावेदार मुख्यमंत्री जो है या मुख्यमंत्री सिटिंग हो, उसी के हाथ में पर्ची दो, उसी से प्रस्ताव पारित कराओ, और वही हुआ। तस्वीरें आपने देखी वसुंधरा जी राजनाथ जी के पास। अब इसको आप कैसे देखते हैं अनिल जी, चूंकि आप वसुंधरा के मामले पर आप भी लगातार कहते रहे कि वसुंधरा एक बड़ा फैक्टर है, वसुंधरा राजे, वो फैक्टर को एक तरह से मोदी जी ने उस फैक्टर का चैप्टर क्लोज कर दिया, क्या ये माना जाए? अनिल शर्मा जी डिस्कनेक्ट हो गए शायद। चलिए वापस यही सवाल आपसे अरविंद चोटिया जी, क्या वसुंधरा के फैक्टर के चैप्टर को क्लोज किया जा रहा है और एक नई लीडरशिप जो लीडर माने कि मोदी जी और अमित शाह ने उन्हें बड़ा किया और उनके क्या कहें, उनकी सरपरस्ती में ही वो सियासत करें? देखिए, वसुंधरा राजे के चैप्टर को अगर आप फिलहाल खत्म माने तो भले मान सकते, लेकिन खत्म होते नहीं है। ये चैप्टर ऐसे हैं, हाँ, जितना इजीली ट्रांसफर हुआ है वो मुश्किल था, उसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। सभी एक बात चल रही थी कि ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये छत्तीसगढ़ नहीं है, यहाँ ये नहीं होगा और यहाँ ये नहीं होगा। जैसे वहां पर बीच में बिठा के उनके नाम का पर्चा पढ़वा दिया गया, वैसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर बगावत होगी, यहाँ पर बाड़ाबंदी होगी, यहाँ पर इतने विधायक इनके साथ में, यहाँ पर इतने विधायक इनके साथ में, इतने दूसरे हारे हुए कार्यकर्ता इनके साथ में हैं, और तरह तरह के बयान भी रोज आ रहे थे। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब कोई एक सीनियर विधायक ने ये बयान नहीं दिया हो कि हम इनसे मिलने गए हैं या इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या इनके साथ में इतने विधायक हैं। शुरू में आए 35 विधायक हैं। वसुंधरा राजे के साथ तस्वीरें आ रही है उनकी, भजन लाल की, वो जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करिए। हाँ सॉरी, थोड़ा वीडियो पे नजर रखिए। और सॉरी ठीक, आखिरकार जो 8वीं बार के सबसे सीनियर विधायक हैं कालीचरण सराफ, उनके हवाले से ये बयान आया कि वसुंधरा राजे के साथ में 70 विधायक हैं। अब आप बताइए कि जहां जिसके पास में 70 विधायक हों, इसके बयान आपके पार्टी के ही सीनियर कोई विधायक दे रहा है, तो क्या उसको इग्नोर किया जा सकता है? लेकिन इस बीच में उनको दिल्ली बुलाया गया, फिर अभी जो आज राजनाथ सिंह जी आए तो उन्होंने भी उनसे बात की अलग से मिलके, और फाइनली वही हुआ जो मध्य प्रदेश में हुआ तो छत्तीसगढ़ में हुआ। तो एक बार ट्रांसफर तो हो गया है। अब और एक संदेश ये भी तो है कि वसुंधरा के विरोधी कहें या वसुंधरा के खेमे से बाहर जो है उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। जैसे दिया कुमारी चैलेंजर माना जाता है या माना जाता है कि ये भी राजघराना, ये भी राजघराना। हालांकि दिया कुमारी को वसुंधरा ही 2013 में लेकर आई थी, लेकिन उनके खराब रिश्ते, तो एक तरह से उनको डिप्टी सीएम बनाना। मैं नहीं जानता जो डिप्टी सीएम दूसरे बने, प्रेमचंद बैरवा, उनके क्या रिश्ते, उनके खेमे में है या बाहर के। तो एक तरह से ये भी तो संदेश है। अरविंद चोटिया जी आ रहा हूं, अविनाश जी आपके पास। हाँ
उनके खेमे तो छोड़िए, उनको अभी तो जानना है, बाकी है जानना अभी, तो खेमे बाद में पता चलेंगे, पहले उनके बारे में जानेंगे। हाँ चलिए अविनाश कल्ला जी, मैं प्रेमचंद बैरवा, माफ करिए मैं अपनी अज्ञानता कबूल करता हूं कि राजस्थान के बहुत कम लीडर्स को हम लोग जानते हैं, वही जिनका जिक्र दिल्ली में होता है राष्ट्रीय राजनीति को समझते हुए। अब प्रेमचंद बैरवा 2013 में विधायक रहे और अभी भी विधायक है। 2018 के बारे में मुझे जानकारी नहीं मिली है और सामान्य दलित परिवार के हैं। राजनीतिक जीवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू किया, जिला अध्यक्ष रहे, बीजेपी के मंडल महामंत्री रहे। तो एक तरह से उनका जो पूरा राजनीतिक करियर है वो कोई बहुत बड़े नेता कि राजस्थान के टॉप 10 लीडर्स में हो नहीं है। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा जैसे लोग जो सांसद 2 बार 3 बार के, राज्यसभा सदस्य, विधायक, मीणा समाज के कद्दावर नेता। एक नाम अचानक चल रहा था जो बायतू से सांसद है, जो सांसद है, क्या नाम है, भूल गया, जो जाट लीडर कैलाश चौधरी। तो ये कैलाश जी सही कह रहे हैं। ये सारे नाम किनारे रह गए और प्रेमचंद बैरवा आ गए। तो क्या ये साध लेंगे मोदी इससे, या कहीं लगता है कि थोड़ा भी रेबल होगा, कहीं आगे आने वाले समय में मुश्किल होगी? अविनाश कल्ला सर देखिए, जहां तक लोकसभा की बात है, जब विधानसभा उन्होंने अपने चेहरे पे इस बार साध ली तो लोकसभा में उनको कोई इतना चैलेंज नहीं है या कोई बात नहीं है। अब सारे खेमे मोदी के ही खेमे हो रखे हैं। और एक बात और देखने लायक, ने ये इनका नाम लिया कि क्या कोई बड़ा नेता है। आज सबसे बड़ा नेता भजनलाल शर्मा है। ये जितने भी कद्दावर थे अब ये सब पीछे हैं, कोई कहीं का मुख्यमंत्री नहीं है। तो नेता कौन बड़ा होगा ये दिल्ली से तय होगा और ये प्रधानमंत्री तय करेंगे। उन्होंने आज तय कर दी। जितने कयास, जितने बड़े नाम, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, कैलाश अर्जुन मेघवाल, सब अर्जुन मेघवाल हो, मैं सिर्फ एक ही भाई देखिए नाम नहीं, एक किरोड़ी सही बात, मीणा सर थे। ये दोनों लोगों का आपको अभी तक वेरीफाइड हैंडल ढूंढने में संकट आ जाएगा ईमेल क्या है। पर उनका सबसे बड़ी पहचान है, प्रधानमंत्री मोदी की मोहर लग गई है उनपे। अब सबसे बड़ा भाजपा में आज कोई नेता है तो भजनलाल शर्मा है राजस्थान में। तो कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। हाँ, रिबेलियन की बात हो रही थी और मैं अरविंद जी ने तो उसको कहा कि ये इतने बड़े नेता हैं कि एरा पूरा नहीं होता। पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आयरन फिस्ट से खेलती है। उन्होंने ये तय कर दिया कि अब यात्रा यहीं तक, अब हम आगे ले जाएंगे। तो जो एक ट्रांजिशनल शिफ्ट होता था, जनरेशनल शिफ्ट की बात थी, हम लोगों ने भी कई बार चर्चा करी। तो वो एक संशय था कि ये जीत उतनी बड़ी है नहीं है। पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट है कि अगली 25 सीटें अब हम हमारे नाम से ला सकते हैं। तो उन्होंने जनरेशनल शिफ्ट ले लिया। वो फैसला जिसकी उम्मीद कई लोग कांग्रेस पार्टी से पिछले चुनाव में कर रहे थे, वो हिचकिचाई। यहाँ कोई हिचकिचाहट नहीं। और एक बात तय थी सर, हम तब से बात कर रहे थे, विद्रोह होगा, ट्रांसफर ऑफ पावर बिल्कुल स्मूथ रहा। और एक हवाले से तो रिपोर्ट और आ गई, एक मीडिया हाउस ने लोगों को फोन करने शुरू कर दिए, विधायकों को, कल कि आप किस तरफ जाती है। तो एक आंकड़ा ऐसा आया कि 115 में से 63 लोगों से उनकी बात हो पाई, जिसमें सिर्फ 6 लोग थे जिन्होंने वसुंधरा जी का नाम भी लिया हो फोन पे। बाकी सारे नाम बदले जा चुके थे। तो ये तब से तय था कि जिस तरफ आला कमान है उसी तरफ विधायक है और ये ऐसा ही रहेगा। तो अब बैरवा साहब बड़े हैं या दिया कुमारी जी कुछ जानती, रजिस्ट्रेशन आता है, कोई मामला नहीं। और एक फर्स्ट टाइमर पे और बात करूंगा सर, हम सब लोग बात कर रहे थे, अभी सर ने भी उदाहरण दिए कि इनको लाया। पर आप ये देखिए, एक एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइमर का भाजपा के लिए चला था नरेंद्र मोदी के नाम पे। ये चलता ही आ रहा है। तो उनको फर्स्ट टाइमर से कोई गुरेज नहीं है। वो कहते हैं हम रूल बुक सेट करेंगे। सही बात। अशोक जी, एक सवाल देखिए, दर्शकों को बता दें कि तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे, बेटा आप थोड़ा पीछे रहिए, भजनलाल शर्मा। वसुंधरा की कहानी अब खत्म मुख्यमंत्री के तौर पर। राजनाथ सिंह और बाकी जो पर्यवेक्षक के तौर पर गए थे उनके साथ आप तस्वीरें देख रहे हैं। पहली बार के विधायक, बार बार हम लोग कह रहे हैं, अब मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी पेश हो गई सरकार बनाने की, और जो मंत्रिमंडल का शपथ होगा, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री रहेंगे, सब अपनी जगह। एक बात जो अशोक जी ने, अविनाश जी ने कही, हम लोग भी कल भी कह रहे थे, जनरेशनल शिफ्ट की प्रधानमंत्री मोदी ने यह तय कर लिया है कि अब जैसे पहले भी एक बार किया
जब मार्गदर्शक मंडल में आडवाणी जोशी भेज दिए गए, अब फिर एक सेकेंड लॉट तैयार है जिनको मार्गदर्शक मंडल में भेजना, आपने भी जिक्र किया। और अब 50-60 के बीच के जो लोग हैं, पुष्कर धामी से लेकर सबको आप देखिए, उनको आप ला रहे हैं मुख्यमंत्री बनाकर। तो एक तरह से इसका सकारात्मक पहलू देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का इकबाल है कि वो फैसले ले सकते हैं। कांग्रेस में इतनी हिचक है कि हार के बाद भी 8 दिन 9 दिन 10 दिन हो जाए, कहीं कोई फैसला नहीं हो रहा है। अशोक वानखेड़े। देखिए अजीत जी, ये सवाल मादमा फैसला लेने का उस पर डिपेंड करता है जब केंद्र स्ट्रांग होता है। भाजपा पे अभी हमारे यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि पहले भी एक्सपेरिमेंट किए हैं भाजपा ने, लेकिन फेल हुए क्योंकि वो ताकत नहीं थी। आज ताकत है तो वो मनवा सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि क्या कभी ऐसा भी किसी ने सोचा होगा कि सुबह जिस मुख्यमंत्री ने शपथ ली, शाम को उसको गवर्नर पंजाब बना के भेज दिया गया, और वो भी एयरपोर्ट पे पत्रकारों के द्वारा पता पड़ता है मुख्यमंत्री को कि वो गवर्नर पंजाब बन रहे हैं। राष्ट्रपति शासन था वहां पे। तो कुल मिलाकर जब 400 से ज्यादा सीटें राजीव गांधी के पास थी, तो वो ताकत थी डिसीजन लेने की। आज वो ताकत वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व में नहीं है, इसीलिए इन सारे लोगों को ढोल रहे हैं। हमने कल भी जब यादव को लिया, तब भी आप ही के चैनल पे हमने कहा कि एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि नई फौज तैयार करनी है। यदि बीजेपी को आने वाले आगे 25 साल की राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो आज उन्हें वो 50-55 साल वाले लोग चाहिए मुख्यमंत्री पद पे कि कम से कम 20 साल तक वो अपना राजस्थान का किला लड़ पाए। इसलिए ये ढूंढ के लाया जा रहा है, क्योंकि सवाल सिर्फ आज का नहीं है या 2024 का नहीं, सवाल है 2024 के लिए। यदि रिस्क लेके, कर्नाटक का उदाहरण दिया, मोदी जी ने एक रिस्क ली है, मध्य प्रदेश में भी ली है, छत्तीसगढ़ में भी ली है, लेकिन रिस्क एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन गवर्नमेंट एंड हिज ओन फ्यूचर। यदि पार्टी में नए लोग लाने हैं तो बाकी राजनीतिक दलों को भी इससे सीख लेनी होगी। पुराने लोगों के साथ वो करते हैं, कैसा उन्हें ट्रांसफर करते हैं, क्या ले जाते हैं, संगठन में एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि पहले ही ये सारे लोग संगठन में उपाध्यक्ष पद पे थे। उपाध्यक्ष पद ये एक्सटेंशन ऑफ मार्गदर्शन मंडल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या इनमें से कुछ गवर्नर बना के भेज दिए जाते हैं? वसुंधरा भी है उसमें। हाँ, मैंने वही कहा, वसुंधरा था, रमन सिंह थे, तो दास बाबू थे जो झारखंड से मुख्यमंत्री थे, जो अभी उड़ीसा में गवर्नर बन के गए। हाँ, रघुवर दास। तो ये कई चीजें हैं, ये देखनी होगी। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं कि वसुंधरा और शर्मा जी के बीच में और कोई है नहीं। वसुंधरा जी और शर्मा जी के बीच में बहुत सारे नेता है राजस्थान में। उनका क्या? आपने एकदम फर्स्ट टाइमर उठाया। इसके पहले जो बाकी नेता थे, बीच वाले जो मीडियोकर नेता है, जो ये सोच रहे थे कि कभी एक आध बार मेरा भी नंबर लगेगा, उनका नंबर तो नहीं। कैलाश विजयवर्गीय तो पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। अब कैलाश तो सोच ही नहीं सकता। बाकी लोग जो ये है, जैसे ज्योतिरादित्य कभी सोच ही नहीं सकता कि मुख्यमंत्री बने। तुलसीराम सिलावट कभी सोच नहीं सकता कि वो मुख्यमंत्री बनेगा। उनकी उम्र भी इतनी बूढ़ी नहीं है। अरे अशोक जी, 163 जीतेंगे और 115 जीतेंगे तो मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा, और मुख्यमंत्री तो वही बनाएगा जिसके नाम पर सही आप जो चेहरा है। और आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। मैंने कहा कि जो परिवर्तन आपने जो कहा कि एक पॉजिटिव पहलू ये भी है, बिल्कुल है, लेकिन उस पॉजिटिव पहलू में ये भी देखना होगा कि वसुंधरा और शर्मा जी के बीच में राजस्थान में कोई है ही नहीं क्या? कि राजस्थान ब्लैंक है, या तो सारे वसुंधरा के एज के या शर्मा जी नहीं, लेकिन ब्लैंक मान क्यों रहे? सवाल ये, आप ब्लैंक क्यों मान रहे? आप क्यों नहीं मान रहे कि प्रधानमंत्री को लगा, अमित शाह को लगा कि फर्स्ट टाइमर है, इसको एक्सपीरियंस भले ना हो लेकिन कुछ नए ढंग से करेगा, जिसको कहते हैं न्यू कमर, सीधे। देखिए उनका सोच क्या होगा यदि उनके टाइप ऑफ गवर्नेंस, पैटर्न ऑफ गवर्नेंस से हम देखेंगे, गवर्नेंस से, तो गुजरात की सरकार दिल्ली से चल रही है, उत्तराखंड की सरकार दिल्ली से चल रही है, महाराष्ट्र की सरकार तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दिल्ली से चल रही है। अब इन तीनों राज्यों की सरकार ही दिल्ली से चलेगी। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी कौन तय होगा, वहां ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होंगे, वहां क्या पॉलिसीज तय होगी, ये सारा दिल्ली तय करेगा। तो वन सेंटर, वन हाईकमान मजबूत है।
अशोक जी, जब हाई कमान मजबूत बिल्कुल। होता है, वही आपने इंदिरा गांधी राजीव गांधी का जिक्र किया, तो ऐसे ही दिल्ली से चलता था। मुझे तो बिहार याद तो है, तो भागवत तो आजाद, बिंदेश्वर दुबे, अजीत जगन्नाथ मिश्रा, सत्येंद्र नारायण सिंह, अजीत 5 जी, मुख्यमंत्री 5 साल में। अजीत, बिल्कुल बिल्कुल, ये कांग्रेस के इंदिरा गांधी पैटर्न पे चल रही बीजेपी है। लेकिन फिर जी। इंदिरा गांधी के पैटर्न से कांग्रेस का नुकसान भी लॉन्ग टर्म में बहुत हुआ। क्या वो नुकसान लॉन्ग टर्म में भरेगा क्या? क्या वो भी बीजेपी वैसे ही नुकसान झेलेगी क्या? ये देखना है। ये तो समय चलिए बताएगा अब जरा ना, एक हम पता नहीं तब तक रहेंगे ना रहेंगे। लेकिन क्या इंदिरा गांधी के पैटर्न की राजनीति पार्टी को बचाती है या पार्टी को फिर इस लेवल पे ले जाती है जो कांग्रेस का हशरा आज हुआ है चलिए एक बार पैराट्रूपर्स फिर के अजीत जी कारण? के पास जाते हैं, अजीत द्विवेदी के पास एक बार फिर। एक तो ये पैटर्न जिसका जिक्र कल भी अशोक वानखेड़े ने किया, आज भी अशोक जी कह रहे हैं। दूसरा अजीत जी, ये भी तो देखना होगा कि जो आज अचानक कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात करने लगी, राहुल अपनी सभाओं में ओबीसी का जिक्र कर रहे हैं, इतने 90 अफसर हैं उसमें 3 ही ओबीसी क्यों हैं, और जातिगत जनगणना का माहौल बनाने की कोशिश की। हालांकि चुनावी राजनीति में कहें, चुनावी नतीजों में एकदम कांग्रेस साफ हो गई या हार गई, लेकिन जिस ढंग से अपनी बिसात बिछाई है प्रधानमंत्री मोदी ने कि एक मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री, एक जगह आदिवासी मुख्यमंत्री, यहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री, उनके दाएं बाएं एक दलित एक राजपूत, तो एक बिसात वो बिछा रहे हैं जिसमें, जिसको कहते हैं अम्ब्रेला ऐसा जिसमें ओबीसी हो, दलित हो, एससी हो, एसटी हो, राष्ट्रपति है ही द्रौपदी मुर्मू। तो उनकी सियासत है जो हो सकता है कांग्रेस उससे कंपीट न कर पाए, या ऐसी बिसात बिछाएं जो बीजेपी के लिए आगे 5, 10, 15 साल का रास्ता बुलंद रखे। अजीत द्विवेदी, आवाज, और अविनाश जी कटे। अजीत जी की आवाज। ये बहुत स्पष्ट है अजीत जी कि जो जाति गणना हुई है बिहार में, और अपोजिशन की पार्टीज ने जो नैरेटिव सेट किया है सामाजिक न्याय का और आरक्षण की सीमा बढ़ाने का, उस पर बड़े सटल तरीके से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं बिना बोले। देखिए, एक बोलते हैं वॉक द टॉक, जिसको बोलते हैं वो वॉक द टॉक ये है कि कांग्रेस जो कह रही है वो कर नहीं रही है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मैटर करता है जाति का मामला या ओबीसी का मामला, वहां कोई ओबीसी नेता नहीं है कांग्रेस के पास। बिहार में भी कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं सो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, तीनों राज्यों में एक ही सवर्ण जाति के अध्यक्ष हैं वहां। और मध्य प्रदेश में भी लीडरशिप सवर्ण जाति के हाथ में थी, जहां अभी हारी है बुरी तरह से बीजेपी। तो जो वॉक द टॉक होता है, जो आप कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं। राहुल गांधी वो नहीं कर रहे हैं। भाई आप बिहार, और सही आपने एग्जांपल दिया, बिहार और यूपी जहां 50% ओबीसी की आबादी है, और जहां बहुत मैटर करता है ओबीसी, एससी, एसटी, एससी और ओबीसी खास तौर से, वहां आप यहाँ अजय राय है, वहां अखिलेश सिंह है शायद, अगर नाम मैं भूल नहीं रहा हूँ, नाम जल्दी बदले जाते हैं। तो एक ही बिरादरी के दोनों हैं जिनकी आबादी दोनों राज्यों में 4%, 3% जैसी होगी, यूपी में हो सकता है 3% भी ना हो। तो आप ओबीसी बोल रहे हैं और ओबीसी की हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पार्टी उस तरह से काम कर रही है। बिल्कुल, तो वो अभी झारखंड भूल गए आप, झारखंड में भी राजेश ठाकुर उसी बिरादरी से आते हैं। तो तीनों अध्यक्ष एक ही सवर्ण जाति के हैं। और मध्य प्रदेश में भी आप देखिए, पंजाबी, खत्री और ठाकुर, यही तो नेता थे, गोविंद सिंह और कमलनाथ, और आपने दिग्विजय सिंह को वहां चुनाव लड़ा रहे थे, दिग्विजय सिंह। तो बीजेपी कह नहीं रही है प्रधानमंत्री 4 ही जातियां हैं, युवा है, महिला है, गरीब है और आदिवासी है। लेकिन कर वो रहे हैं जो उस जाति गणना से आंकड़े निकले हैं, उस आंकड़े को किस तरह से न्यूट्रलाइज करें अपनी पॉलिटिक्स से, उसको किस तरह से साधें, ये वो कर रहे हैं। और तो ये देखिए, कहने और करने का जो अंतर होता है, उन्होंने किस तरह से जो राजनीति की, झारखंड में आप देखिए उन्होंने बना दिया आदिवासी अध्यक्ष और दलित नेता प्रतिपक्ष। बिहार में एक दूसरी पिछड़ी जाति का, गैर यादव पिछड़ी जाति का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, विधान परिषद का नेता बना दिया हरि साहनी को, और प्रदेश अध्यक्ष हो गए सम्राट चौधरी। अब झारखंड, उन्होंने छत्तीसगढ़ में देखिए कि आदिवासी मुख्यमंत्री, और अभी ये जो चर्चा है कि पिछड़ी जाति के अरुण साव वहां उप मुख्यमंत्री होंगे। मध्य प्रदेश में बना दिया आपने एक यादव, ऐसा एक यादव, मतलब पिछड़ी जाति में भी एक ऐसी जाति का जिसके बारे में ये माना जाता है कि बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं वो लोग। जहां सबसे बड़ी आबादी है बिहार, उत्तर प्रदेश में, वो एंटी बीजेपी है जो कास्ट, उसको भी साधने की कोशिश की। और ये तो अजीत जी, इतनी हैरानी होती है जब यादव प्रयोग बीजेपी का, आप देखिएगा थोड़ी बारीकी से कि कितना प्रयोग यादव को लेकर के कर रही है बीजेपी। और ये भी एक संयोग है कि जहां भूपेंद्र यादव पहुंचते हैं वहां ये प्रयोग जरूर शुरू होता है। वो जब बिहार में गए थे तो वहां नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष बने थे। 2015 के चुनाव में बड़ी संख्या में यादव टिकट दिए, रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री हुए, नित्यानंद राय अभी केंद्र में मंत्री हैं।
वो झारखंड से उन्होंने राजद के नेता को तोड़ करके अन्नपूर्णा देवी को केंद्र में मंत्री बनाया, एमपी बना करके। वो चुनाव प्रभारी हुए तो मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री हुआ, तो यादव मुख्यमंत्री बना दिया वहां उन्होंने, और अभी यहाँ उन्होंने ब्राह्मण बनाया, तो उसके साथ एक दलित उप मुख्यमंत्री बन रहा है। तो ब्राह्मण दलित, देखिए ये इस बात की चर्चा एक हो रही थी कि अगर फॉरवर्ड बनेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान में ब्राह्मण बनेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2 राजपूत मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं। तो अगर फॉरवर्ड बनेगा तो वो ब्राह्मण होगा। इस बात के कयास जो राजस्थान के 1-2 लोग जिनसे मेरी बात हुई उनका था कि वो हो सकता है कि यहाँ दलित बना दे, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ से और उधर छत्तीसगढ़ में आदिवासी और मध्य प्रदेश में पिछड़ा बनाए हैं, तो यहाँ हो सकता है दलित बना दे। लेकिन अगर फॉरवर्ड बनाएंगे तो वो ब्राह्मण होगा। तो ये जो समीकरण बिठाने का है कि अभी ब्राह्मण भी बिठा दिया, 2 राजपूत ऑलरेडी हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, पटेल जो सबसे पावरफुल है वो गुजरात में पटेल जाति का प्रतिनिधि है, एक पिछड़ा बना दिया, एक आदिवासी बना दिया। तो ये इस तरह के प्रयोग बीजेपी जो कर रही है वो जाति का साधने, जातिगत संतुलन और उसको साधने की आंकड़े आए हुए और आंकड़े आने के बाद भी कांग्रेस और उसके सहयोगी नहीं कर रहे हैं। और आपको अगर याद हो, हम याद दिला दें कि बिहार में भी जब नीतीश कुमार के साथ दोबारा सरकार बनी बीजेपी की, तो तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी 2 पिछड़ी जाति के लोग उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो बीजेपी ने शुरू कर दी थी पहले, क्योंकि उसको पता था कि कहां राजनीति जा रही है और वहां किस तरह के दांव चल रहे हैं। एक सेकंड रोकूंगा, अविनाश जी को जाना है, इसलिए उनसे एक बार बात करें। अविनाश जी, हम लोग चूंकि एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करने लगे कि आखिर कहने और करने का जो फर्क होता है, क्योंकि अभी से यही होगा कि अमित शाह और मोदी जो रैलियां करेंगे 2024 के पहले, वो यही बताएंगे कि हमने कितनी हिस्सेदारी दी। सिर्फ गाल बजाने से नहीं होता है, हमने दलित को ये बनाया, हमने राष्ट्रपति बनाया, हमने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, हमने पिछड़ों को हिस्सेदारी दी, हमने ये किया। तो उनके पास कहने के लिए ये सब हो गया, और जो अजीत द्विवेदी करे, इसलिए हम उस दिशा में गए। वापस राजस्थान पर लाते हैं। अविनाश जी, आप यहां से राजस्थान में जो होता है कि यहां से प्रस्थान क्या देखते हैं, यहां से आगे की राजनीति, जब पहली बार के एक 55 साल के एक पहली बार चुने गए विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, मतलब वो दावेदार मुख्यमंत्री की थी, अपनी तरफ से दावेदारी जताएं या ना, तो लेकिन एक सेकंड लाइन लीडरशिप आगे के लिए तैयार कर दी गई। यहां से अब आगे राजस्थान की राजनीति में 2024 के मद्देनजर क्या देखते हैं? सर देखिए, 2024 की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी से आप ही मोदी जी को हो, इतने नेता तय, हमने इतने पद दे दिए, वो सेट है। एक जनरेशनल शिफ्ट उन्होंने तय कर दिया है। इसके साथ कई नए लोगों में एक एस्पिरेशन आ गई कि अब हमारा भी कुछ हो सकता है। तो वो जो उनका कार्यकर्ता था, वो पूरे टेन्योर में दौड़ता हुआ सा दिखेगा कि नहीं, मेरा कुछ हो सकता है। और आप एक बात और देखिए, सब 6 सीटें जो कि एमपी सिटिंग थे उनको खाली कर दिया, तो वहां पे भी रोटेशनल शुरू हो गया है। कांग्रेस बदलेगी नहीं बदलेगी पता नहीं, इन्होंने तो अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी। और इनके कई नेता जो बड़े नाम थे, जो पराजित हुए, भी फोन आए कि आप इसकी चिंता ना करें कि आप हार गए हैं, संगठन जीत के आया है और हम आपका ख्याल रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं देख रही है, उनको एक एरा बदलना था। साल के व्यक्ति पे एक दाव खेला जो अगले 15 साल उनकी राजनीति को आगे लेके जाएगा। और एक जो ब्राह्मण में बात चल रही थी कि हमारा क्या क्या फैसिनेशन, आज एक व्यक्ति का फोन आया, उन्होंने पहला मैसेज भेजा जयपुर, और काफी अच्छी एमएनसी में काम करते हैं। तो मैंने पूछा भाई ये क्यों, करे कब तक ब्राह्मणों का नहीं होगा, अब हमारा नंबर आया है, जोशी के बाद अब हम आ रहे हैं। तो लोगों में एक एस्पिरेशन जो जगा देते हैं ना वो, और अपने कोर वोट बैंक को इंटैक्ट रखते हैं, अरविंद चोटिया जी और आगे करते रहे। अरविंद चोटिया जी, चूंकि आप बहुत बारीकी से जानते हैं बहुत सारे विधायकों को, राजस्थान की राजनीति को, उनकी दावेदारी को, उनकी हैसियत को मैं ट्विटर पर देखता रहता हूं। अब जो ये चेहरा है, दिया कुमारी का जिक्र हम लोग लगातार करते रहे, चलिए उनके साथ एक राजघराने की विरासत है जिससे उनकी हैसियत बहुत मजबूत हो जाती है। लेकिन जो जैसे भजन लाल शर्मा को लाया गया, उनके एक डिप्टी प्रेमचंद बैरवा भी हुए, आप इसको इस तरह से कि राजस्थान में इनकी राजनीतिक हैसियत तो कुछ थी नहीं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी इनके राजनीतिक हैसियत का विस्तार करने में कामयाब होगी, कुछ गेन करेगी, या अशोक वानखेड़े जैसा कह रहे हैं कि दिल्ली से चलेगी, दिल्ली से चलाना चाहते हैं इसलिए जिसको जहां हुआ वहां बिठाया गया? इसका हासिल क्या है, इसका टेक अवे क्या है?
देखिए, आप कल से अगर एक सवाल देख रहे हैं तो एक एक चल रहा है कि ब्राह्मण जो है उसका आविष्कार उप मुख्यमंत्री पद के लिए हुआ है, मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा था ये। तो एक नहीं, बहुत बड़ी यूपी कम्युनिटी यूपी को, यूपी में भी ब्रजेश पाठक है, पहले दिनेश शर्मा थे। हाँ, तो ये नैरेटिव चल रहा था। इस नैरेटिव को इस बहाने से पूरी तरह विराम दे दिया गया है। हालांकि राजस्थान में ब्राह्मण पॉलिटिक्स को ऐसी बहुत बड़ी ताकतवर अभी मुझे नहीं लगती। तो ऐसे में बीजेपी ही वो पार्टी है कि जो किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना सकती थी। एक तो इन्होंने ये बहुत बड़ा एक मैसेज दिया कि ब्राह्मण जो है वो सिर्फ उप मुख्यमंत्री पद के लिए आविष्कार नहीं हुआ है, वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है। और क्योंकि भजनलाल शर्मा जी के पास में लंबा अनुभव है संगठन की राजनीति का, ग्राफिक्स। तो उनको कभी हमने सत्ता में देखा नहीं है, इसलिए उनको अंडर एस्टिमेट अभी से नहीं किया जा सकता कि वो सिर्फ वो उस तरह से उनके बिठाए हुए हैं या वहां चलेंगे। निश्चित रूप से ये इनकी बात सही है कि दिल्ली चलाना चाहेगी, अपने हिसाब से चलाना चाहेगी। और चूंकि उनसे पहले वाले थे वो इतने बड़े चेहरे थे कि वो दिल्ली से नहीं चल पा रहे थे, दिल्ली से चल ही नहीं सकते थे, उनकी तासीर ही नहीं थी दिल्ली से चलने वाली। दूसरा, जो रिप्लेस किया गया है महारानी से, एक महारानी दिया कुमारी को महारानी से राजकुमारी, तो वो जो महिला वाला और जो राजघराना वाला, चूंकि राजस्थान में राजघराने बहुत एक्टिव हैं और बहुत प्रभावी हैं, तो दिया कुमारी महारानी है, राज परिवार से है, लेकिन उनमें विनम्रता का गुण बड़ा जबरदस्त है, बहुत ज्यादा विनम्र है, बहुत ज्यादा साधारण रूप से रहने वाली है। मतलब जब ये राजनीति में नहीं थी तब इनका एक ग्लैमरस वो लुक हुआ करता, लुक क्या, लुक तो अभी भी वही है, लेकिन एक वो छवि वो थी कि बहुत ग्लैमरस और लेवल की है, अलग दर्जे की है। लेकिन जब ये फील्ड में उतरी, चाहे सवाईमाधोपुर का आप चुनाव देख लीजिए 2013 का, चाहे राजसमंद का देख लीजिए, चाहे अभी का देख लीजिए, तो ये सब जगह गांव गांव में उसी तरह से कार्यकर्ताओं की तरह घूमना, और जो अपने सीनियर्स हैं, चाहे सतीश पूनिया, उनको इनके कुछ ऐसे वीडियो है जो जिनपे लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि इनके इस तरह के विनम्र भाषण होंगे। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया। प्रेमचंद बैरवा जी के बारे में अभी सर हमें स्टडी करनी है कि वो उनका उनका करियर क्या है, वो किस तरह के पॉलिटिशियन है। लेकिन इन दोनों बताइए, का आप राजस्थान में हैं, आप ही को स्टडी करनी है तो हम लोग क्या समझेंगे? हमने तो बताया, गूगल सर्च किया तो पता चला कि दलित समाज के हैं और 2 बार विधायक रहे। दुदू में वार्ड से जिला परिषद सदस्य के तौर पर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। एससी मोर्चा जयपुर के जिला अध्यक्ष रहे, भाजपा मंडल के महामंत्री के रूप में काम किया, और उसके बाद दुदू जब एससी के लिए रिजर्व हुई तो 2013 में हराया। 18 की जानकारी इसमें नहीं दिख रही है, तो ये सब गूगल सर्च है। तो ये मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, अशोक जी, यही है ना कि आप गूगल सर्च करें, आप अंदाजा ही न लगा पाए कि क्या हो रहा है। लेकिन यहां से एक बात, जनरेशनल शिफ्ट की जो बात की इससे पहले भी, कि ये द्वंद्व कांग्रेस के सामने है ना अशोक जी, बहुत बड़ा द्वंद्व, कि आप हाई कमान को चुनौती देने वाले छत्रप, कई 2 तरह से व्याख्या होती है। कई बार व्याख्या होती है कि रीजनल छत्रप मजबूत रहते हैं तब पार्टी मजबूत होती है राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरी व्याख्या यह भी है कि छत्रप इतना मजबूत हो कि हाईकमान कुछ कर ही ना पाए, कि कमलनाथ वहां अखिलेश बखलेश जैसा बयान दे दे और अशोक गहलोत एक तरह से बागी हो जाए कि जो हम जैसे चाहेंगे वैसे ही सरकार चलाएंगे, और उसके बाद ऐसी स्थितियां होती है। नहीं, ऐसा नहीं कि बागी लोग नहीं होते, बागी होते हैं। महाराष्ट्र में भी बागी हुए हैं। एकनाथ खड़से, जिसने भाजपा की नींव रखी थी महाराष्ट्र में, वो भी बागी हुए। येदियुरप्पा भी बागी हुए। बागी होने वालों की लिस्ट भी बहुत है। इस बार उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के चुनाव में विधानसभा में बहुत सारे लोग बागी हुए। बहुत सारे पुराने लोग, सत्यनारायण सत्तन जैसे लोग जिन्होंने बीजेपी के एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, उन्होंने खुल के बोला बागी तब भी होते हैं, लेकिन बागियों को रिजल्ट कितना मिलता है। येदियुरप्पा को मिला, ठीक है। ब्राह्मण चेहरा पहली बार नहीं दिया है। सबसे पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री तो उन्होंने, मुझे लगता है, महाराष्ट्र को दिया, देवेंद्र फडणवीस को बनाया। और महाराष्ट्र में ब्राह्मण मुख्यमंत्री सोच ही नहीं सकता था कोई, क्योंकि एक बार जोशी जी आ गए थे, वो भी 2 साल के बाद निकल गए, क्योंकि ब्राह्मण बोलते से वो, हाँ, क्योंकि ब्राह्मण बोलते से उसको पेशवा से जोड़ा जाता है, और पेशवा और मराठों में जो एक बार क्रैक पड़ गई है, वो अभी तक इस जनरेशन तक चल रही है। लेकिन उन्होंने 5 साल तक रिस्क लिया, उसका परिणति ये हो गई कि पार्टी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। आज तोड़फोड़ करके आप वापस आ गए हैं, लेकिन उसी ब्राह्मण को अब उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, अपमानित भी करना पड़ा। तो ये लगातार हर राज्य की तासीर अलग होती है। मैंने इसीलिए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव
यदि इन राज्यों में स्वीप करते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी जी का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल चल गया। और यदि इसमें लेकिन 4-5 आज 10 की सीटों तारीख का में गड्ढा पड़ता है। बीच में एक दखल देता हूं। देखिए क्या है, अब लोकसभा चुनाव में कुल जमा 4.5 महीने है, अप्रैल में चुनाव है, 4.5 महीने भी नहीं, कम ही। फर्स्ट वीक अप्रैल से पहला फेज शुरू हो जाएगा, तो देखिए 3.5 महीने है मैक्सिमम। आज की तारीख में अगर देखें, जब 2018 में इन राज्यों में बीजेपी हार गई, तब बीजेपी अगर 65 में 62 सीटें ले आई 3 राज्यों में मिला के, राजस्थान में टोटल, छत्तीसगढ़ में 11 में 9, मध्य प्रदेश में 29 में 28, तो फिर आज कोई वजह नहीं है कि आज बीजेपी जब 163 सीट लेके आ रही है, लगभग 50% वोट, 115 यहां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आउट, तो फिर तो वो आज की तारीख में तो स्थिति यही लगती है जो 2019 में था। 2018 में पुलवामा था, बहुत सारी फैक्टर्स थे, बहुत सारी चीजें थी। और इस बार यदि आप ये समझते हैं कि राजस्थान में सिर्फ नरेंद्र मोदी की ही सीटें आई हैं, तो फिर मैं आपको बता दूं कि जब सीटों के बंटवारे में वसुंधरा ने अपनी लोगों की सीटें ली, वसुंधरा के लगभग सारे लोग जीत गए। जिन लोगों को 6-8 लोगों को जो टिकट नहीं दिए, वो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, वसुंधरा के लोग हैं। वहां नरेंद्र मोदी का सिक्का नहीं चला। हाँ, वो तो सवाल ये है, जोधपुर वाले हैं, यूनुस खान है और यूनुस खान भी है। तो ऐसे तो आप इतना अंडर एस्टिमेट भी करके ना चले कि इन लोगों का कोई वजूद ही नहीं था कि सारी सीटें आई। पिछले बार वसुंधरा हारी, लेकिन वसुंधरा बुरी तरह से नहीं हारी। वसुंधरा 73 पे सीटें लेके आई थी, बहुत अच्छी तरह से सीटें लेके आई थी, इतनी बुरी हार नहीं थी वो। नहीं तो कई बार बीजेपी की बुरी हार हमने देखी, 35-30 सीटों पे आई है बीजेपी, तो वो रिस्पेक्टेबल हार थी। तो आप क्षेत्रीय क्षेत्रफल को एकदम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हो सकता है उन्होंने रिस्क लिया हो सकता है 2024 के लिए कोई और नया प्लान हो, पुलवामा जैसा कोई एक ऐसा शब्द आ जाए कि जिसके क्लीन स्वीप हो जाए, सरकार चली आ जाए, हम ये भी मानते हैं। देखिए, लेकिन अशोक जी देखिए, ये कह के हर समय उस जनादेश को कमतर भी करना होगा। देखिए अभी तो 163 सीट एमपी में आ गई, तो अभी क्या था? अब राजस्थान में 115 सीट आ गई, तो क्या था? 50 छत्तीसगढ़ में पार कर गई, तो क्या था? मैंने कभी नहीं कहा कि मोदी जी के नाम से नहीं आई, लेकिन मैंने ये भी कहा कि बाकी लोगों ने भी उतनी मेहनत की है। मध्य प्रदेश में क्या कभी आप किसी नेता को सोचा है बीजेपी में कि जिसको हाशिए पे डालने के बाद वो घर बैठ जाते हैं? लेकिन जिस हिसाब से 15 दिन में 150 रैलीज की जिस आदमी ने, और लगातार जिनका नाम नहीं लिया जा रहा था, जिसको मालूम था वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, फिर पूरी ताकत झोंक दी। क्या शिवराज सिंह को इतना भी क्रेडिट नहीं देंगे कि कुछ सीटें उसकी भी आई होगी? नहीं 163 में 50 सीटें तो उसकी होगी। क्या महिलाओं की यदि आपको लगता है कि लाडली योजना कोई इंपैक्ट नहीं रखता तो बंद कर दीजिए। 48,000 करोड़ का बजट बर्डन है लाडली योजना का। मध्य प्रदेश की हालत यह है कि अभी चुनाव के नतीजे घोषित होने से लेकर मुख्यमंत्री तय होने तक इन 6 दिनों में 2,000 करोड़ फिर लेने पड़े ताकि सैलरी बटे इस महीने की। तो हटा दीजिए। आपको लगता है कि जब शिवराज को हटा दिया तो लाडली बहना हटा दीजिए, यदि इंपैक्ट नहीं होता तो। सवाल वो नहीं होता भाई। ठीक है, मोदी जी का नाम है, मोदी जी का सब दूर चला, फिर मोदी जी का सिक्का कर्नाटक में भी नहीं चला, हिमाचल में भी नहीं चला, दिल्ली में भी नहीं चला। बाकी जगह क्षेत्र ताकत से लड़े। वसुंधरा की पूरी ताकत, वसुंधरा पूरे 5 साल तक वैसा मिलने नहीं देने थे तो मंदिर प्रदक्षिणा कर करके अपना रैलीज निकाल रही थी, भक्ति प्रदर्शन कर करके शक्ति दिखा रही थी। उसके रैलीज में भी लाखों की तादाद में भीड़ थी, उसने भी रैलीज की, उसकी भी सीटें जीत के आई हैं। जिनके लिए लड़ी, वो जो सीटें लड़के मांगी उसने, वो जितवा के भी लाई है। तो सवाल उनके भी वजूद का है। राजनीति में मैंने वही कहा, इंदिरा गांधी ने भी यही पैटर्न में किया, राजीव गांधी ने तो उससे भी ज्यादा, जिसको चाहे मध्य प्रदेश में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक बार अर्जुन सिंह, फिर वोरा, फिर अर्जुन सिंह, फिर वोरा और फिर श्यामाचरण शुक्ला। क्या हुआ? उसके बाद स्टेट चला गया आपके हाथ से। तो कई बार ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्स, मध्य प्रदेश में इतने साल तक क्यों रहे शिवराज? 15 साल तक शिवराज रहे, यही जोड़ी थी, यही दिग्विजय सिंह थे, यही थे, नहीं हरा पा रहे थे उसको, क्योंकि वो कलेक्टिव एक लीडरशिप थी। अटल जी से लेकर तभी सभी लोगों तक वो कलेक्टिव लीडरशिप में ही स्टेडी और ग्रोथ होती है। लीडरशिप स्ट्रांग है
एक झटके में आप एक स्वीप तो कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या फिर इस पे काउंटर, अशोक जी मेरा काउंटर इस पे है कि जब हाँ। आप कलेक्टिव लीडरशिप अटल जी और ये सब बात कर रहे हैं, तो भाई बीजेपी ने अटल जी के नेतृत्व में पीक 200 को पार नहीं किया, 96 में भी नहीं किया, 96 में तो 13 दिन में चले गए, 98 में 13 महीने में चले गए, एक वोट से सरकार गिर गई, 99 में भी 200 पार नहीं किया, 12-14 बल्कि 24 होंगे छोटे बड़े मिला के, तब सरकार बनी। किसी ने कैलकुलेट नहीं किया था कि मोदी 272 पार कर जाएंगे। 2014 में तो पुलवामा नहीं हुआ था, तब भी 272 का आंकड़ा छुआ या अपने दम पर सरकार बनाई। तो उसको भी मानना पड़ेगा कि कई राज्यों में 50-50% या उससे ज्यादा वोट पड़े और वोट मोदी के नाम पर पड़े। तो आज की स्थिति में अगर मोदी, हाँ अटल जी की जो बात करते हैं आप, तो आप विपक्ष भी देखिए, विपक्ष मरणासन्न स्थिति में अटल जी के समय नहीं रहा। विपक्ष पूरे ताकत के साथ रहा, कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ रहती थी, और अटल जी की सरकार के बाद ही कांग्रेस सत्ता में आई। उसके बाद कांग्रेस का हश्र क्या हुआ? कई जगह ऐसी सिचुएशन बनती है कि कांग्रेस का अस्त होना, बीजेपी में लीडरशिप डाउन होना और एक नए आदमी का उदय होना, ये सारी सिचुएशन को यदि पैकेज में आप देखिएगा तो अटल जी की जीत आपको बड़ी लगेगी। यहां कांग्रेस मरणासन्न स्थिति में थी, पूर्ण रूप से डिवाइड हो चुकी थी, क्षेत्र बिल्कुल खुले निरंकुश घूम रहे थे, हर अपने अपने राज्य में खेल कर रहा था। राहुल गांधी एक पावर सेंटर, सोनिया गांधी एक पावर सेंटर, और हजारी की एक बहुत बड़ी आंधी, करप्शन के चार्जेस और एक विकास की गाथा, उसके भरोसे आ गए। फिर 2019 में पुलवामा, ये सारे फैक्टर्स देखिए, अटल जी के लिए कौन से फैक्टर्स थे इनमें से? नहीं, मैं एक इमरजेंसी छोड़ी, एक इमरजेंसी फैक्टर विपक्ष को मिला, तो इंदिरा गांधी जैसी सशक्त को भी लोगों ने घर बिठा दिया, क्योंकि वो इमरजेंसी का फैक्टर विरोधियों के पक्ष में चला गया। नहीं, मैं तो दूसरी चीज कह रहा था। मैं कह रहा था कि जब राम मंदिर आंदोलन का पीक था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 91 से लेकर, उसके बाद हर दौर में बीजेपी के पीक वो 200 के नीचे ही रहा नंबर। मैं सिर्फ ये कर, शायद 186 था अगर मुझे ठीक से याद है तो पीक वही था बीजेपी का। और लेकिन अब अगर 300 का पार आंकड़ा आया तो आप बार बार पुलवामा सब लोग कहते, लेकिन 2019 पीछे चले जाए, 2014 तब 73 सीटें यूपी में आ गई थी, 71 और 2 तब भी 272 था। तो इसको मानना पड़ेगा कि मोदी ने जिस ढंग की राजनीति के, आप सहमत होइए असहमत होइए, लेकिन अब आपने यूपी का ही नाम लिया, आपने यूपी का नाम लिया। यूपी में जब पूरे देश में 300 सीटें आई तो यूपी में 9 सीटें क्यों कम हुई? क्या कारण था? वहां तो भाई डबल इंजन की सरकार, राम मंदिर, सारा हिंदुत्व की भी लोग प्रयोगशाला। नहीं, इसका काउंटर दूसरा है, फिर इसका काउंटर यह है, हाँ। फिर काउंटर यह है कि सपा बसपा साथ आ गए, जिसको माना जा रहा था 40% वोट है, दोनों साथ आ जाएंगे तो 30-35 जीत जाएंगे, दोनों मिलके 15 ही क्यों रहे? 10 बीएसपी 5 सपा, और कांग्रेस अमेठी हार गई। तो अमेठी जो परंपरागत सीट है वो तक हार गए राहुल गांधी। तो ये भी तो देखिए, इतना जोर लगाकर भी बीजेपी वहां पहुंची और आप इतना जोर लगाकर 15 उधर सपा बसपा और 1 कांग्रेस। आप मैंने उस नरेशन में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब पूरे देश ने उनको 300 से ज्यादा सीटें दी, तब यूपी में सीटें कम हुई। तो ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग इक्वेशन होते हैं, कौन किसके साथ पैकअप होता है, कौन किसके साथ इन समय पे चलता है। जब शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़ी तो स्वीप कर दिया लोकसभा, 48 में से 40 के आसपास सीटें इन दोनों के पास है। अब अलग अलग लड़ेंगे तो अब समय आएगा, समझ में आएगा कौन कितना पानी में है। पिछली बार बिहार में क्या सीटें ली गई थी? एक सवाल अरविंद चोटिया से लेते हैं, 5 मिनट और अगर कोई गेस्ट एक साथ जुड़ रहे हैं। एक सवाल अरविंद जी, जैसे ये बार बार आ रही है कि मोदी के नाम वोट मिला, मोदी के नाम वोट मिला, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हिसाब से तय कर दिया। एमपी में तो फिर भी कहेंगे कि वहां लाडली बहन योजना थी, शिवराज सिंह चौहान ने गांव-गांव गली-गली में सभाएं की, हर जगह बहनों से वोट मांगे और पूरी ताकत झोंकी, जितनी मेहनत कर सकते थे उतनी मेहनत की। यहां भी कहा गया वसुंधरा ने 40 या 46 रैलियां की। लेकिन अगर उसका विश्लेषण करें तो आप चूंकि राजस्थान में हैं, इसका जनरल परसेप्शन क्या है कि मोदी के नाम पर वोट मिला
इसलिए मोदी अपने हिसाब से टीम बना रहे हैं, या लोग मान रहे हैं कि वसुंधरा के साथ नाइंसाफी हुई? नहीं, वसुंधरा राजे के साथ में नाइंसाफी जैसा कुछ नहीं है। वसुंधरा राजे को करीब करीब आज देखिए पूरे 20 साल दिए गए हैं, और पिछले 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो उस 5 साल से के दौरान ही एक बात उठी थी कि वसुंधरा राजे का समय शायद पूरा होने वाला है, और वसुंधरा राजे के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था, वसुंधरा राजे के नाम पे ही सरकार गई थी। एक नारा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये नारा सरकार को ले डूबा था। उस टाइम अगर कोई चेंज कर देते तो शायद सरकार नहीं जाती, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर 73 सीटें जीती थी उसके बावजूद भी, उस नारे के बावजूद भी, जबकि इधर सचिन पायलट का उभार था, उधर राजपूत कम्युनिटी पूरी नाराज थी और कई सारी नाराजगियां थी। उसके बाद भी 73 सीटें आई थी। बीजेपी ने ये पूरा पहले तय किया था कि इस बार किसी भी तरह से इनको आगे नहीं लाना है, और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना रिस्की हो सकता था, लेकिन उन्होंने वो रिस्क उठाया और पूरी तरह कहकर चुनाव लड़ा कि हमारा कैंडिडेट है वो कमल का फूल है, और उसके हिसाब से ही ये हुआ। तो नाइंसाफी जैसा कुछ नहीं है। परिवर्तन की मांग कांग्रेस में भी उठ रही थी। उम्र का फैक्टर देखें तो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत हम उम्र हैं, करीब करीब इनका ऐसा आपको करियर नहीं मिलेगा किसी भी दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्रियों का, कि जो दोनों ही 5 बार सांसद रहे हों, 5 बार विधायक रहे हों, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और तीसरी बार की तैयारी में थे। इस तरह का आपको करियर किसी का नहीं मिलेगा। तो जो 5 साल पहले जब अशोक गहलोत को शिफ्ट चेंज करने की बात चल रही थी, बहुत तगड़ी मांग थी, उन्हीं के नाम पर इस बार सरकार गई उनके चेहरे के कारण। तो इस तरह से ये नाइंसाफी जैसा नहीं है इसमें। हाँ, उनकी पहचान, उनका वजूद, उनका जनाधार सब कुछ है। लेकिन चलिए वसुंधरा, बाकी जो लोग थे, जो सांसद हैं, जिनको चुनाव लड़ने भेज दिया गया, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रहे, जो 30 साल से ज्यादा जिनका राजनीतिक करियर है, 30 का लगभग 40 साल हो गया, और उसके बाद दावेदार भी थे, खद्दावर नेता है, उनका एक जनाधार है जिसका जिक्र जिन नामों का आपने पहले किया, अर्जुन मेघवाल, अश्विनी वैष्णव, हालांकि राजेंद्र राठौर हार गए, सतीश पुनिया हार गए, लेकिन उसके और बहुत सारे चेहरे, इन तमाम चेहरों को किनारे करके अगर भजन लाल शर्मा को लाए तो क्या राजस्थान में जो बीजेपी कार्यकर्ता है, जो बाकी विधायक हैं, क्या उनको इस तरह से देखेंगे कि मोदी की तरफ से थोपा गया है, या एक जनरली जैसे होता है एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस होगा? देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू हैं ये। एक तरफ आप जमे जमाए जो स्थापित नेता हैं उनको बना दीजिए, और एक तरफ ये है कि एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया। भजनलाल शर्मा की पहचान वास्तव में एक कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि इससे पहले उनका कभी कोई चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला था, इस बार पहली बार उनको चुनाव लड़ाया गया था। एक बात ये हो रही थी कि भजनलाल शर्मा जैसे आदमी को चुनाव लड़वा दिया तो वो एक सीट पे सीमित हो गए, इसलिए चुनाव जो है वो गियर नहीं पकड़ पा रहा है चुनाव, क्योंकि बीजेपी का बहुत बिखरा हुआ था, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ रहे थे, तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर मैनेज तो कर नहीं रहे थे, मैनेज तो लोकल टीम कर रही थी। सीपी जोशी भी अभी 6 महीने पहले मुख्य प्रदेश अध्यक्ष बन के आए थे, जबकि 4-5 साल से सतीश पुनिया यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष थे। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर ये हुआ है तो वो निश्चित रूप से 100% नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया है, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीता गया है। वसुंधरा राजे का उसमें योगदान रहा है, लेकिन कुछ नेगेटिव योगदान रहे हैं, उनकी तरफ अभी तक कोई बात हुई नहीं है। बहुत सारे नेगेटिव योगदान भी इनके इस चुनाव में रहे हैं। हाँ, आखिरी सवाल अशोक वानखेड़े, इसका फिर एक सकारात्मक विश्लेषण अगर करें तो ये भी तो है कि संगठन के लिए जो लोग काम करते रहे, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया, चाहे संघ से जुड़े रहे, उसके बाद बीजेपी के जिला स्तर के नेता, मंडल स्तर के नेता, जो इनका ये कहानी देख रहा हूं, प्रेमचंद बैरवा हो चाहे भजन लाल हो, और वही हमने देखा जो कल मुख्यमंत्री के नाम पर जिनकी सहमति बनी, मोहन यादव, उनका भी वैसे विद्यार्थी परिषद से, बीजेपी से, जिला लेवल के, और उसके बाद यही मोदी कहते भी, अमित शाह और मोदी, कि एक मामूली कार्यकर्ता भी इस पार्टी में अचानक मुख्यमंत्री बन सकता है। वैसे मनोहर खट्टर का आप लोगों ने जिक्र किया, मैंने कल भी बोला था 2014 में जब बने, मैं एक चैनल का हेड था, गूगल सर्च करने लगा, पता ही नहीं चला, पता चला कि वो संघ से जुड़े हैं, कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को चुनकर निकाल कर बैठाना, तो इसका मतलब बीजेपी
संगठन की हैसियत या अहमियत को ज्यादा प्राथमिकता देती है कि इनमें संगठन, भाई प्रधानमंत्री मोदी भी तो संगठन के ही आदमी थे, महासचिव थे, हिमाचल से लेकर हरियाणा तक घूमते थे। तो क्या बीजेपी का इस तरह से देखा जाए कि संगठन पर जोर डालने के लिए संगठन से ऐसे लोगों को लाया जाता है? नहीं, बाय एंड लार्ज बीजेपी पहले से ही संगठन के ही लोगों को तवज्जो देती आई। बीजेपी में परिवारवाद बहुत कम है। यदि वसुंधरा राजे छोड़ दिया कि वो राजमाता सिंधिया परिवार से आती है, यदि वो छोड़ दिया तो बाकी शिवराज सिंह चौहान हो या रमन सिंह हो, ये संगठन से निकले हुए लोग हैं। अडवाणी अटल जी, ये खुद अडवाणी जी संगठन से निकले हुए लोग हैं। ये तो संघ के प्रचारक रहे हैं, उसके बाद आए हैं। मोदी जी भी निकले हुए हैं, रघुवीर दास भी संगठन से निकले हुए हैं। ऐसे कौन से खट्टर जो है वो भी संगठन से निकले हुए हैं। तो योगी संगठन का, उनका संघ के संगठन से कोई मतलब नहीं था, ना बीजेपी के संगठन से मतलब था। अपनी वाहिनी थी, अपनी युवा वाहिनी थी, उसका था। बाय एंड लार्ज जितने बीजेपी के पुराने लोग भी हैं, जिनको किनारे भी लगा दिया गया है, वो सब संगठन से आए हैं। गडकरी भी संगठन से आए हैं। कौन ऐसा है कि राजनाथ सिंह भी संगठन से आए हैं? ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी ने एकदम राजनाथ के बेटे पैराट्रूपर हो सकते हैं। कैलाश भी संगठन से आया है। मैंने कैलाश को विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए देखा। उमा भारती संगठन से आई है, गौड़ साहब संगठन से आए। बताइए ना, जिस गुप्ता के ऊपर लोग हंसते हैं यूपी में, किसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, वो भी संगठन के बहुत पुराने लोग थे, जो संगठन में जानते हैं उनको। राम प्रकाश गुप्ता तो जानते कि संघ के लिए क्या थे और जनसंघ के लिए क्या थे। तो भाजपा में तो हमेशा संगठन से लोग आए हैं, लेकिन संगठन में ग्रोथ करते हुए आए हैं। पहली बार लड़े और मुख्यमंत्री बने, ऐसे बहुत बिरले केसेस है। ये मोदी जी से शुरुआत हुई है और मोदी जी ने कईयों की शुरुआत की है। मोदी जी ने गुजरात में शुरुआत करवाई है, हिमाचल अपना हरियाणा में करवाई है, अब मोदी जी ने यहाँ शुरुआत करी है राजस्थान में। मैं इसको गलत भी नहीं मानता, ये उनकी पार्टी है। हर पार्टी को अपना अपना करने का ये होता है। यदि उनको लगता है कि संगठन में बहुत सालों से काम कर रहा है, मोदी जी भी संगठन से सीधे मुख्यमंत्री बने। नहीं, अरे ये तो कम से कम चुनाव, अरे ये दोनों खट्टर और या पटेल, ये तीनों पहली टर्मर है, लेकिन ये पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बने। मोदी तो मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव लड़े थे, उनका तो उसके भी आगे का केस था। तो भाजपा में हमेशा संगठन से ही लोग आए हैं। बहुत कम केसेस है भाजपा में परिवारवाद से आए हुए लोग, और इसीलिए वो परिवारवाद से आते हैं। तो जो कैलाश के बेटे को टिकट इस बार नहीं दिया, पंकज कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन पंकज सिंह कभी नहीं कुछ बन सकते, क्योंकि वो विरासत में लेके आए राजनाथ के बेटे, इसलिए नेतागिरी में आए हैं। हाँ, अब अनुराग ठाकुर जैसे 2-4 केसेस हैं कि जो अपने लेगेसी लेके आते हैं, घर में राजनीति है और राजनीति के हिसाब से आए हो, लेकिन फिर वो राज्य का संतुलन, युवा, उसका कंट्रीब्यूशन, कई बाकी फैक्टर्स भी होते हैं देखने के लिए। ये खुद अपने संगठन से आए हैं। विद्यार्थी परिषद के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे अमित शाह जी। ऐसे कई एबीवीपी के कार्यकर्ता पुराने मिल जाएंगे कि जो अमित शाह के साथ बैठ के टेंट में पत्तल पे बैठ के खाया। तो वही मैं अशोक कह रहा हूं, जो आप कह रहे हो कि बीजेपी ये आज के कार्यकर्ता बिलीव करते हैं कि हाँ भाई, जो दरी उठाने वाला है वो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है। वही तो कहा कि ये अब नहीं हो रहा है, ये बीजेपी में निरंतर प्रोसेस है, और इसी निरंतर प्रोसेस का प्रोडक्ट अमित शाह और मोदी जी भी है। तो ये अमित शाह मोदी कर रहे हैं, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। दे आर डूइंग द सेम थिंग विच पीपल हैव बीन डूइंग इट। सवाल ये है कि बाकी राजनीतिक दल इससे क्या टेक अवे लेते हैं। बाकी मुझे बताइए, कौन कांग्रेसी अभी कांग्रेस का कार्यकर्ता क्यों राजस्थान में काम करेगा? क्यों नहीं बीजेपी ज्वाइन करेगा? वो संगठन में काम करेगा तो कम से कम 10 साल काम करेगा तो कारपोरेटर बनने की ये होती है। या तो संगठन में काम करते रहो करते रहो करते रहो। कारपोरेटर कौन बनेगा? कारपोरेटर का बेटा कारपोरेटर बनेगा। तो आज सचिन पायलट का नाम सब दूर करते हैं कि सचिन पायलट ने 5 साल बहुत मेहनत की, लेकिन सचिन पायलट यदि पायलट के बेटे नहीं होते तो क्या अध्यक्ष बनने लायक बनते हैं? नहीं, वो तो आप देखेंगे 2004 में अशोक जी 4 और 1 में अगर देखेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया के बेटे ना होते, उनका निधन ना हुआ होता, तो अचानक उपचुनाव में सीधे सांसद। राहुल गांधी की जो ओरिजिनल टीम थी वो 99% सिल्वर स्पून वाली थी। 99%। चाहे वहां जतिन प्रसाद हो गए, वहां मुरारका के बेटे, मुरली देवरा के बेटे हो गए। सारी लिस्ट देखिए आप, बिल्कुल सारी।
तो ओरिजिनल कार्यकर्ता कहाँ थे? हाँ, राहुल गांधी भाषण जरूर दे रहे थे, सब दूर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष पद के चुनाव जितवा के कौन लाता था? वही नेता के लड़के आते थे चुनाव जीत के, फिर वही और सब आपको जब तक आप और सब अब और राहुल गांधी के दाएं बाएं होते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सब भाग गए, हो, आरपीएन सिंह हो, सुष्मिता देव हो, सब चले गए। देखिए क्या होता है अजीत जी, जिनको सत्ता का भोग करने का बचपन से आदत है, वो सत्ता के बगैर रह नहीं सकते, तो फिर सत्ता जहां वहां विचारधारा लेके चले जाते हैं, उनकी विचारधारा में मिल जाते हैं। लेकिन अब जो लोग उन्होंने ग्राउंड से उठाए हैं, वो लोग अभी रिजल्ट भी दे रहे हैं। अब जो लोग आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में जो लोग चुनाव लड़े हैं, वो कौन से किसी बेटे थे? आज यूथ कांग्रेस का जो अध्यक्ष है श्रीनी, वो भी ऐसा जिला पर उठ के आया है, उसका भी पीछे कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो वो लोग टिके हुए हैं क्योंकि वो संघर्ष करना जानते हैं। तो ये अब बाकी राजनीतिक दलों को इसका टेक अवे भी लेना होगा, क्योंकि ये जो आज हुआ है मुख्यमंत्रियों का चयन, ये आने वाले 20 साल तक की राजनीति के लोग हैं। 20 इनके आगे कांग्रेस और बाकी पार्टियों को, खासकर इन 3 राज्यों में कांग्रेस को इन लोगों से लड़ना होगा अभी। तो उन लोगों को लड़ने के लिए यदि उन्होंने बिल्कुल एम्बुलेंस में चलने वाले कमलनाथ को यदि लेके आए, तो फिर हो गया पार्टी का भजन। और युवा नेता लाने का मायना ये नहीं है कि दिग्विजय के बेटे को ही लेके आओ, बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस में, लेकिन आएंगे तो दिग्विजय के बेटे, आएंगे तो अर्जुन सिंह के बेटे, आएंगे तो सुभाष यादव के बेटे, नकुल अब उसका नकुलनाथ आएगा, कमलनाथ का बेटा। और ये सभी तो मतलब वही है ना जो परिवार दलों का प्रॉब्लम है, चिपकता है। हाँ जी, चिपकता है। हालांकि यकीनन कि हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि बीजेपी में भी ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन फिर भी ये चिपकता ज्यादा कांग्रेस पर है। फिलहाल इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक छोटा सवाल अरविंद चोटिया, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को चिंता दुष्यंत की है जो झालावाड़ से 4थी बार सांसद बने, तो अब वो विरासत सौंपना भी चाहती है, जो उन्होंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि अब मैं रिटायर हो सकती हूँ दुष्यंत की मौजूदगी में। तो इसलिए भी वसुंधरा ने जोर लगाया, लेकिन अंत में विड्रॉ कर गई होंगी, कोई उनके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि बैटन पास करना है नेक्स्ट जनरेशन पर। देखिए, वसुंधरा राजे की सरपरस्ती में दुष्यंत सिंह लगातार 4 बार सांसद बने हैं, और वसुंधरा राजे की ही सीट है वो जहां से वो खुद 5 बार सांसद रही हैं, वहीं से 4 बार सांसद हैं। लेकिन हर चुनाव में, पिछले 2 चुनाव को छोड़ दीजिए जब बीजेपी से कोई भी किसी को भी टिकट मिल गया और वो जीत गया, अदरवाइज 2009 का चुनाव अगर आप याद करेंगे तो बीजेपी के सिर्फ 4 सांसद जीते थे, उनमें से एक दुष्यंत सिंह थे, और उस वक्त वसुंधरा राजे ने अपना मैक्सिमम टाइम झालावाड़ 12 पर ही लगाया था, जहां पर प्रमोद जैन भाया जो अशोक गहलोत सरकार में खान मंत्री थे, उनकी पत्नी उनके सामने कैंडिडेट थे। तो पूरा का पूरा ताकत जो है वसुंधरा की है उनके पीछे, और वसुंधरा राजे की जब तक ताकत उनके साथ में है तब तक वहां से वो सांसद हैं, ऐसा बताया जाता है। वसुंधरा राजे के हटने के बाद में या वसुंधरा राजे के बिना दुष्यंत सिंह उतने बड़े नेता अभी तक भी स्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं कि वो कोई खुद मुख्तार वहां पर नेता हो जाए। तो उनको बनाए रखने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी था कि वो राजस्थान के नकुलनाथ है। हाँ सही, राजस्थान के नकुलनाथ है। 4 बार सांसद होना मामूली बात नहीं है, लेकिन वो भी ऐसे ही बने थे 2004 में, जब वसुंधरा राजे केंद्रीय मंत्रिमंडल से मुख्यमंत्री की दावेदारी उन्हें दे दी गई और मुख्यमंत्री बन रही थी, 2003 में बन गई थी, तब दुष्यंत बाहर से पढ़ लिख कर आए थे और सीधे वो चुनाव लड़े मम्मी की सीट पर, और उसके बाद बेटा जी बन गए सांसद, और उसके बाद जैसा कि उन्होंने कहा 5 बार की जीती हुई थी और 4 बार वो जीते। लेकिन आज भी जो 4 बार सांसद रहा हो, उसका राजस्थान नहीं, कहीं भी एक सांसद के तौर पर, एक भाषण देने वाले के तौर पर, एक नेता के तौर पर अब तक कोई छवि नहीं बनी है। वो वसुंधरा राजे की छत्र छाया में, मम्मी की साया में बेटा जी है। बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, इस बातचीत को। अशोक वानखेड़े बहुत शुक्रिया, अरविंद चोटिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, फिर बातचीत होती रहेगी। और 2024 के चुनाव की तैयारी, आगाज अब एक तरह से देखें, सियासी बिसात बिछने लगी है, इंडिया गठबंधन की भी मीटिंग है, ऐसी बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए, सुनते रहिए। नमस्कार।